वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 9 डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में रूमिनेंट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन की आंतरिक रचना यानी इंटरनल जो उसकी स्ट्रक्चर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आंतरिक रचना में छोटी आंत को हम जब देखते हैं तो इलियम को छोड़कर शेष दोनों भागों में, इलियम, इस्चियम, डूडिनम, तो इलियम को छोड़कर शेष दोनों भागों में डूडिनल ग्लैंड्स यानी बर्नर्स ग्लैंड्स होती है। उसमें इंटरनली जो है आंतरिक जो वाल है उसमें डूडिनल ग्लैंड्स यानी ग्रूनर्स ग्लैंड्स जिसे बोलते हैं वो होती है। इस प्रकार जहाँ जहाँ मिजेंट्री जुड़ती है, यानी मिजेंट्री कल बताया था मैंने आपको कि मिजेंट्री जो है वो पेरिटोनियल डबल लेयर पेरिटोनियल होती है। पेरिटोनियम की डबल लेयर जो होती है वो इंटेस्टाइन को बॉडी के दूसरे पार्ट से या डोर्सल वाल से जोड़ती है। तो जहाँ जहाँ मिजेंट्री जुड़ती है वहाँ पेयर्स पैचेज होते हैं। यानी पेयर्स पैचेज का मतलब है एग्रीगेटेड लिम्फ नोडुल्स है। ये मतलब एग्रीगेटेड इकट्ठे हुए लिम्फ नोडुल्स है इकट्ठे, उन्हें पेयर्स पैचेज बोलते हैं। और ये संख्या में केटल में 20 से 35 होते हैं। यानी इनकी संख्या जो है पेयर्स पैचेज की ये 20 से 35 होते हैं। फिर आता है आंतों की ग्रंथियाँ, यानी छोटी आंत जो है उसमें ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये ग्रंथियाँ कौन सी हैं? ये जैसे मान लो अपने पहले देखा कि डूडिनल ग्लैंड्स है, ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये डूडिनम से करीब 3 मीटर जेजुनम तक, यानी डूडिनम में और जेजुनम के 3 मीटर की दूरी तक ये ब्रूनर्स ग्लैंड ये पाई जाती है। यानी पहले तो डूडिनम में पाई जाएगी, उसके बाद में करीब 3 मीटर की लंबाई तक जेजुनम में पाई जाती है। ये जो ग्लैंड्स है जिन्हें डूडिनल ग्लैंड्स या ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं, ये अपना जो सीक्रेशन है, इसका स्राव जो है, सीक्रेशन जो है वो इंटेस्टाइन की आंतरिक परत में एक नलिका द्वारा छोड़ती है। यानी इंटेस्टाइन की आंतरिक जो परत है उसमें नलिका द्वारा ये जो ग्लैंड्स है ये अपना स्राव छोड़ती है। अब पेयर्स पैचेज क्या है? पेयर्स पैचेज इन्हें एग्रीगेटेड ग्लैंड भी कहते हैं। यानी ये अभी मैंने आपको बताया था लिम्फ नोडुल्स जो एग्रीगेटेड लिम्फ नोडुल्स है उनको ही पेयर्स पैचेज कहते हैं। जहाँ जहाँ ये इंटेस्टाइन मिजेंट्री से जुड़ती है, मिजेंट्री से जहाँ जहाँ जुड़ती है वहाँ अधिक संख्या में ये पेयर्स पैचेज होते हैं। इनकी मात्रा इलियम में अधिक होती है। यानी जो इलियम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसमें पेयर्स पैचेज की मात्रा ज़्यादा होती है और इनकी संख्या अडल्ट गाय में 20 से लेकर 40 तक होती है। इसकी संख्या जो है पेयर्स पैचेज की अडल्ट गाय के अंदर 20 से लेकर 40 तक होती है। फिर आती है गोबलेट सेल, यानी इनको म्यूकोइन सेल बोलते हैं, म्यूकोइन सेल्स बोलते हैं। ये भी इलियम में अधिक होती है। ये जो गोबलेट सेल्स होती है ये इलियम में अधिक होती है। फिर आती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड के जो स्राव है उसको इंटेस्टाइनल जूस या सूकस इंटेरिकस भी कहते हैं। यानी जो इंटेस्टाइनल का ग्लैंड्स के द्वारा जो स्राव होता है उसको इंटेस्टाइनल जूस और सूकस इंटेरिकस भी कहते हैं। ये पूरी छोटी आंत में होती है। यानी जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है ये इलियम, इस्चियम, डूडिनम तीनों में होती है ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। फिर आता है छोटी आंत का काम। छोटी आंत का क्या काम है? एक तो भोजन को पचाना और भोजन का अवशोषण करना। यानी भोजन जब अमाशय होकर आता है तो उसको फिर पचाने का काम जो छोटी आंत में होगा और उसको एब्जॉर्व करेगी। मतलब छोटी आंत जो उसको एब्जॉर्प्शन करती है, एब्जॉर्व करती है। अब पहली बार जो है ना भोजन को पचाने के लिए कुछ एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम जो आपने पढ़ रखा है पहले फिजियोलॉजी में, इसलिए इसमें कुछ एंजाइम जो है वो तो बाहर के ऑर्गन से आता है।
अंग के बाहर से आते हैं, जैसे बाइल या पैंक्रियाटिक जूस जो है, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस जो है वो यकृत और प्लीहा यानी लीवर से बाइल जूस आता है और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आता है। इसी प्रकार सबम्यूकस की गोबलेट सेल से, जो खुद की इंटेस्टाइन की जो सबम्यूकस में जो गोबलेट सेल्स है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोजा में जो गोबलेट सेल है उनसे म्यूकस स्रावित होता है, जो खुद को ये म्यूकस जो है इंटेस्टाइन के गोबलेट सेल से जो सीक्रेट होता है, ये उसके ऑटो डाइजेशन को रोकता है। ऑटो डाइजेशन का मतलब होता है कि इसकी खुद की जो सेल है उसका डाइजेशन नहीं हो जाए, उसे ऑटो डाइजेशन बोलते हैं। उसको ये जूस जो है यानी सीक्रेशन जो है सब म्यूकस गोबलेट सेल से जो निकलता है वो ऑटो डाइजेशन को रोकता है। दूसरा जो अवशोषण के लिए जो छोटी आंत की लंबाई है वो एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अधिक लंबी कर रखी है, यानी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और उसमें विलाई होती है। विलाई पटक आपने विलाई जो है ना इंटरनल जो वाल है उसमें से आकृति जो निकलती है विलाई, वो विलाई है ताकि अवशोषण हेतु ज़्यादा जगह मिल सके। विलाई की वजह से एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जगह ज़्यादा मिल जाती है। अब अपने इनका डिफरेंशियल मतलब जो है ना तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि भाई ये इंटेस्टाइन अभी अपनी पढ़ी ये थी केटल की इंटेस्टाइन यानी रूमिनेंट्स की इंटेस्टाइन थी, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब घोड़े की छोटी आंत में इसमें इससे क्या क्या भिन्नता है। घोड़े की जो छोटी आंत है वो लगभग 22 मीटर लंबी होती है, यानी उसकी लंबाई घोड़े की आंत की छोटी आंत की लंबाई 22 मीटर तक लंबी होती है। उसका व्यास डायमीटर जो है वो 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक होता है, यानी इसका व्यास जो है 7.5 से 10 सेंटीमीटर होता है। और इसकी क्षमता जो है वो 40 से 50 लीटर की होती है, यानी इसकी क्षमता है 40 से 50 लीटर की। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, व्यास कितना है और इसकी क्षमता कितनी है। घोड़े की जो ड्यूडिनम है, यानी घोड़े की जो ड्यूडिनम है उसकी शक्ल जो है वो घोड़े के खुर की तरह होती है, जैसे घोड़े का खुर होता है उसका तरह होती है। और इसकी जो उत्तल सतह है यानी उभरी हुई सतह, जो मतलब एक उत्तल और एक अवतल होती है, जो उत्तल सतह है उस वो करीब करीब 1 मीटर की होती है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, उत्तल सतह की लंबाई 1 मीटर है। और पाइलोरस के 12 से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, पाइलोरस भाग जो है उसके 12 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर म्यूकस मेम्ब्रेन की एक थैलीनुमा आकृति होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन की एक थैलीनुमा आकृति होती है जिसमें मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट और हिपेटिक बाइल डक्ट खुलती है। उसमें मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाज से आने वाला डक्ट, और हिपेटिक यानी लीवर से आने वाला डक्ट और बाइल डक्ट ये खुलती है। इसे हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं। इसका नाम है हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, यानी जो पाइलोरस के 12 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, पाइलोरस भाग जो है उससे 12 से 15 सेंटीमीटर दूरी पर म्यूकस मेम्ब्रेन की एक थैलीनुमा आकृति होती है जिसमें मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटिक डक्ट और बाइल डक्ट खुलती है। इसे हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित होता है। अब माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट एक छोटी पेपिला के रूप में इसके सामने एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट के नाम से खुलती है, यानी जो माइनर पैंक्रियाटिक एम्पुला है, माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट है। मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट तो आपके इसमें हिपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला जो है उसमें खुलती है, और माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट एक छोटी पेपिला के रूप में इसके सामने यानी एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट के नाम से खुलती है। ये छोटी वाली है। ये हो गया घोड़े की छोटी आंत के बारे में जो डिफ्रेंशिएट करती है कैटल से। और कुत्ते की छोटी आंत जो है उसके बारे में कुत्ते की छोटी आंत इसकी लंबाई 4 मीटर होती है, यानी जो कुत्ते की छोटी आंत है उसकी लंबाई 4 मीटर होती है।
और पाइलोरस के 5 से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर ड्यूडेनम का जो पार्ट है पाइलोरस, उससे 5 से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर ड्यूडेनम में बाइल डक्ट और स्मॉलर और माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट खुलती है। ये डक्ट खुलती है जिसमें मतलब इसमें बाइल और पैंक्रियाटिक जूस आता है। बड़ी मेजर यानी बड़ी या मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट इसमें 2 से 5 सेंटीमीटर पीछे खुलती है, यानी जो बड़ी पैंक्रियाटिक डक्ट है वो इससे 2 से 5 सेंटीमीटर पीछे खुलती है, पीछे की साइड में खुलती है। फिर आती है सूअर की छोटी आंत। ये सूअर की जो छोटी आंत है वो 16 मीटर लंबी होती है, इसकी लंबाई 16 मीटर है। जो ड्यूडेनम में बाइल डक्ट है वो पाइलोरिक एंड के 3 सेंटीमीटर बाद में खुलती है। जो पाइलोरिक एंड है ड्यूडेनम का उससे 3 सेंटीमीटर बाद में खुलती है। कौन सी? बाइल डक्ट। और पैंक्रियाटिक डक्ट पाइलोरिक एंड से 12 सेंटीमीटर दूरी पर ड्यूडेनम में खुलती है, यानी ये पाइलोरिक जो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ड्यूडेनम में खुलती है, यानी पाइलोरिक एंड के से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर खुलती है। फिर आता है मुर्गे की छोटी आंत, यानी पोल्ट्री की छोटी आंत वो है। इसमें भी 3 भाग होते हैं इसके भी, यानी जैसे केटल में 3 भाग होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, उस तरह इसके भी ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 भाग होते हैं। ड्यूडेनम जो है वो गिजार्ड से नीचे एक लूप बनाता है, यानी जो गिजार्ड है स्टोमक का भाग है, सेकंड भाग जो स्टोमक का वेंट्रिकुलस जिसे बोलते हैं, ड्यूडेनम गिजार्ड से नीचे एक लूप बनाता है जिसमें पैंक्रियाज ग्रंथि स्थित होती है। यानी जो ड्यूडेनम है वो गिजार्ड के नीचे एक लूप बनाता है, ड्यूडेनम गिजार्ड से नीचे एक लूप बनाता है जिसमें पैंक्रियाज ग्रंथि स्थित होती है। इसमें 2 पैंक्रियाटिक व 2 बाइल डक्ट ड्यूडेनम के अंतिम भाग में खुलती है। जो ड्यूडेनम का अंतिम भाग है उसमें 2 पैंक्रियाटिक डक्ट और 2 बाइल डक्ट, ये 4 डक्ट जो है उसमें अंतिम भाग में ड्यूडेनम के खुलती है। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम आगे अध्ययन करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बृहद आंत, बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आता है बड़ी आंत। तो ये बड़ी आंत जो है पशु की, ये पशु के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर स्थित होती है, यानी जो मिडिल लाइन है, मध्यम रेखा जिसे बोलते हैं, उसके दाईं तरफ होती है और ऊपर की ओर स्थित होती है। इसकी लंबाई जो है वो 11 मीटर लंबी है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई 11 मीटर है और व्यास करीब 10 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर इसका जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसके भी 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम को बोलते हैं अंधांत्र, 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 और कोलन और रेक्टम, रेक्टम को बोलते हैं मलाशय या रेक्टम। तो सबसे पहले अपने देखते हैं सीकम के बारे में। सीकम जो है ये छोटी आंत के बाद में करीब 75 सेंटीमीटर लंबा, करीब 75 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर व्यास है इसका। यानी इसका व्यास जो है बड़ी आंत का भाग जो है सीकम, उसका व्यास 12 सेंटीमीटर है और इसकी क्षमता जो है, सीकम की क्षमता 7 से 8 लीटर की होती है। और ये बड़ी आंत का फर्स्ट भाग है, यानी प्रथम भाग है। सीकम के बाद में आता है कोलन। कोलन इसकी करीब 10 मीटर लंबाई होती है। कोलन की लंबाई जो है वो सीकम से ज़्यादा है, सीकम से ज़्यादा होती है, 10 मीटर। अब इसके जो भाग है, यानी कोलन के भाग है, कोलन के 3 भाग है। कोलन जो है बड़ी आंत का दूसरा भाग जो है कोलन, उसके 3 भाग है, असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। अब असेंडिंग कोलन जो है उसके भी 3 भाग है, प्रोक्सिमल लूप, स्पाइरल लूप और डिस्टल लूप। लूप का मतलब ये जो लूप बनते हैं ना, घुमावदार लूप जिसे बोलते हैं, वो लूप से मतलब है। और जो स्पाइरल लूप है उसके भी 3 भाग है, यानी सेंट्रीपिटल कोइल,
और सेंट्रल फ्लेक्सर और सेंट्रीफ्यूगल कोइल, यानी सेंट्रीपिटल कोइल, सेंट्रल फ्लेक्सर और सेंट्रीफ्यूगल कोइल, यानी 3 भाग है। भेड़ और बकरी में इसकी लंबाई जो है कोलन की वो है लगभग 4 मीटर की। भेड़ बकरी में इसकी लंबाई 4 मीटर है। और उसके बाद में आता है तीसरा पार्ट इसका, रेक्टम, मलाशय जिसे बोलते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, बड़ी आंत का अंतिम भाग, यानी ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी अंतिम भाग है और बड़ी आंत का भी अंतिम भाग है। इसकी अंतिम ओपनिंग जो है वो एनस के रूप में होती है। आपने पढ़ा होगा मल द्वार जिसे बोलते हैं, जहाँ से मल निकलता है वो द्वार जो है उसको एनस बोलते हैं। ओपनिंग को, जो रेक्टम की ओपनिंग है बाहर की, उसको एनस बोलते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का बड़ी आंत का भाग रेक्टम है, इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। यानी जो थर्ड पार्ट है बड़ी आंत का, उसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। जो नर पशु होता है, नर पशु यानी मेल एनिमल जो है, उसमें रेक्टम के नीचे सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, वासा डिफरेंशिएट और यूरेटर, कॉपर्स ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर, ये इसके अंदर पाए जाते हैं नीचे की साइड में। यानी बड़ी आंत के नीचे मेल एनिमल में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वासा डिफरेंस, यूरेटर, कॉपर्स ग्लैंड और यूरिनरी ब्लैडर। ये आपने जो है ना, जब सिस्टम पढ़ोगे यूरिनरी सिस्टम, तो ये चीज़ें उसमें आएगी। यूरोजेनेटल सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें ये सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और वासा डिफरेंस वगैरह सब आपको। वैसे आपने ये चीज़ें जो है पूर्व में जो आपकी क्लासेस थी सीनियर हायर सेकेंडरी, उसमें बायोलॉजी में आपने ये चीज़ें पढ़ रखी है। ये जो एनस जो है, एनस जो है वो हमेशा स्फिंक्टर के द्वारा बंद रहता है। केवल जब पशु गोबर करता है तभी ये खुलता है, अदरवाइज़ ये एनस जो है बंद रहता है। इसमें स्फिंक्टर होते हैं। अगर स्फिंक्टर वगैरह किसी कारणवश नुकसान हो जाए एनस के स्फिंक्टर को, तो गोबर अपने आप निकलता रहता है, फिर उसमें उसका कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए ये कंट्रोल करता है स्फिंक्टर जो है गोबर को बाहर निकालने में। इसके बाद आता है क्लोएका, CLOACA। क्लोएका, ये मतलब जो है क्लोएका सिर्फ पक्षियों में पाया जाता है। यानी जो पक्षियों का जहाँ से गोबर पास होता है, यानी जहाँ जो बड़ी आंत का लास्ट वाला भाग है वो क्लोएका होता है, वो इसमें मुर्गी में पाया जाता है। तो ये आज जो हमने बड़ी आंत के बारे में और छोटी आंत का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था। कल हम जो है ये बड़ी आंत का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।